वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी ऑप्शनल और यूपीएससी सीएससी। प्रीवियस लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं ब्यूरोक्रेसी के बारे में, जो कि एक आइडियल टाइप है और एक लीगल रेशनल अथॉरिटी है, और जिसके हमने एस्पेक्ट्स देखे, कुछ फीचर्स देखे और आइडियल टाइप कैसे वो प्रोमिनेंट फीचर्स आइडियल टाइप बनाते हैं ये जाना एज पर वेबर। फिर हमने देखा कैसे एक शेयर्ड गोल को डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड करते हैं ब्यूरोक्रेट्स, कैसे इसमें हायरार्की है, ये सब जाना। फिर देखा कैसे ये कैरियर ओरिएंटेड जॉब है। फिर हमने वेबर्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी और रिलीवेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के बारे में जाना। फिर उसको इंडियन सोसाइटी के कंटेक्स्ट में देखा। फिर हमने देखा कैसे वेबर बहुत पॉजिटिव थे इन असेसमेंट ऑफ ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद हमने देखा कुछ लिमिटेशंस जो वेबर ने खुद रिकॉग्नाइज की विद रिस्पेक्ट टू द आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर उसमें उन्होंने बताया था आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी। इन सभी टॉपिक्स को हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर इन टॉपिक्स के बारे में आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप प्रीवियस लेक्चर ही रेफर करें, उसके बाद इस लेक्चर में बैठिए। आज स्टार्ट करते हैं रिव्यू ऑफ आइडियल टाइप ऑफ वेबरियन ब्यूरोक्रेसी। मैंने आपको बताया इसको क्रिटिसिज्म नहीं लिखते हैं। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि वेबर साहब खुद ही बता रहे हैं हमारी सोशियोलॉजी लिमिटेड है, इन सब कुछ नहीं जानते हैं। हम इस कॉम्प्लेक्स सोशल रियलिटी को हम पूर्णतः नहीं जानते हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं, और इसलिए उन्होंने जो बताया उसका हम रिव्यू कर रहे हैं। तो सबसे पहला रिव्यू किया आर.के. मार्टन साहब, जो कि एक नियो फंक्शनलिस्ट हैं। तो नियो फंक्शनलिस्ट और फंक्शनलिस्ट में एक डिफरेंस है। फंक्शनलिस्ट बस फंक्शन की बात करता है, जबकि नियो फंक्शनलिस्ट बात करता है फंक्शंस एज वेल एज डिसफंक्शंस। आर.के. मार्टन इन एन एसे ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी, तो ये ब्यूरोक्रेसी पर कुछ ये बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हैज हाइलाइटेड डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हमने वेबर के जो भी प्रोमिनेंट फीचर्स पढ़े या आइडियल टाइप देखा ब्यूरोक्रेसी का, उसमें देखा उसने सब फंक्शनलिटी की ही बात बताई, लेकिन आर.के. मार्टन डिसफंक्शन पर भी फोकस करते हैं। बेस्ड ऑन रिसर्च ऑन अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी इन 1960। इसकी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये स्पेलिंग सही है, ये मैं टीम को बोलकर बुक में भी सही कराता हूँ। तो 1960 के दशक में जो अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी थी उसके बारे में वो लिख रहे थे। ड्यूरिंग दैट पीरियड मींस 1960 के दशक में अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी वाज सिमिलर टू इंडियन ब्यूरोक्रेसी। आज की जो इंडियन ब्यूरोक्रेसी है वैसी कुछ अमेरिकन ब्यूरोक्रेसी थी। वेयर ब्यूरोक्रेट टेक डिसीजन अंडर द पॉलिटिकल मास्टर, मींस नेता के दबाव में उन्हें डिसीजन लेने पड़ते थे। नेता ने कहा फाइल पे साइन करो तो उन्हें करना पड़ता था। इट वॉज ऑल्सो नोन फॉर करप्शन, वहां पर भी करप्शन प्रिविलेंट था। कब? 1960s में, जैसा कि इंडिया में आज है। टॉप ब्यूरोक्रेट्स वर कैरिंग पर्सनालिटी कल्ट, जो कि एक टीम वर्क था। उस समय वो क्या दिख रहा था? पर्सनालिटी कल्ट। तो आप देख रहे हैं कैसे डिस्फंक्शंस को हाईलाइट कर रहे हैं आर.के. मार्टन। इन डिस्फंक्शंस को कौन हाईलाइट नहीं कर पाया? वेबर साहब तो इसको बता ही नहीं पाए, वो बस फंक्शनल एस्पेक्ट्स को ही देख पा रहे थे। द वे ब्यूरोक्रेसी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड विल कम इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक ड्यू टू अनइमोशनल, फॉर्मल एंड इम्पर्सनल कंडक्ट ऑफ ऑफिशियल्स। ऑल्दो ब्यूरोक्रेसी को कहा जाता है अनइमोशनल, फॉर्मल एंड इम्पर्सनल, लेकिन ये जो एटीट्यूड था, जो आयरन केज ऑफ रेशनैलिटी वाला एटीट्यूड था, ये दिक्कत कर रहा था और कंफ्लिक्ट में आ रहा था। किसके साथ? पब्लिक के साथ। एग्जाम्पल, पोल ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल्स बाय ऑफिशियल। आप ये देखिए, मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आपने देखी होगी, तो वो अपने डीन से पूछते हैं, मुन्ना भाई वो बाहर कैजुअलिटी में कोई मरने की हालत में रहा तो उसको फॉर्म भरना जरूरी है क्या? तो वो पूछते हैं कि आप ये जो फॉर्म लीगलिटी के चक्कर में पड़े हुए हैं, बाहर जा रही है जान, ठीक है, तो इतना ज्यादा रेशनल क्यों बनना? ऐसी ही कुछ बात कर रहे हैं मर्टन। वो ये कह रहे हैं इस चक्कर में बहुत सारे काम छूट जाते हैं। मर्टन आर्ग्यूज दैट ब्यूरोक्रेसी इज टू मच कंसर्न अबाउट रूल्स, वो रूल्स के बारे में ही कंसर्न है, एंड इट मे लूज साइट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, और वह रूल्स में लगी रहती है और गोल को भूल जाती है। रूल, और उस चक्कर में रेड टेपिज्म की वजह से पूरी फाइल्स पड़ी रहती हैं और गोल को अचीव कर ही नहीं पाते हैं। मर्टन कॉल्ड ब्यूरोक्रेट्स एज रिचुअलिस्ट। तो ये अभी हम जब मर्टन को पढ़ेंगे तो हम उनकी डेवियंस की थ्योरी पढ़ेंगे, तो उसमें मीन्स और गोल्स पर वो फोकस करते हैं। मीन्स और गोल्स के रिस्पेक्ट में डेविएंट बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट है वो बस मीन्स पर फोकस कर रहता है और गोल्स को भूल जाता है, इसीलिए इसको कहा जाता है डेविएंट बिहेवियर एज पर मर्टन। फिर मर्टन बात करते हैं मैनिफेस्ट फंक्शन की। तो वो कह रहे हैं जो वेबर साहब आपको बता रहे हैं वो मैनिफेस्ट फंक्शन हो सकते हैं, सामने सामने दिख रहे हैं, जैसे मेंटेन सोशल ऑर्डर, लिंकेज बिटवीन मासेस एंड गवर्नमेंट, ये मैनिफेस्ट है, दिख जाते हैं। लेकिन कुछ लेटेंट फंक्शन में हैं जो दिख नहीं रहे, जैसे इम्पोज, मींस ब्यूरोक्रेसी इम्पोज आइडियोलॉजी ऑफ गवर्नमेंट ओवर मासेस। ब्यूरोक्रेसी क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो चाहती है वो इम्पोज कर रही है, मींस फोर्सफुली कुछ करना चाह रही है मासेस के ऊपर। क्रिएट फियर अमंग मासेस, तो लोगों में भय बना रहता है। जैसे आपका डीएम है, आप अपने डीएम से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, लेकिन समाज में ये छवि है डीएम की, वो तो अपने भले के लिए काम कर रहा है, वो सोशल ऑर्डर बनाने के लिए काम कर रहा है। लेकिन जो रियलिटी है, जो छुपी हुई रियलिटी है, वो क्या है? इतना
फियर है उसका कि लोग उनको क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, तो सब फंक्शनल लगता है। प्लस वह जो काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी को इम्पोज कराने का काम कर रहे हैं, ना कि कुछ जनता की भलाई के लिए। तो जो चीज फंक्शनल सामने सामने दिख रही है वो छुपे रूप से कुछ आइडियोलॉजी और फियर जैसा काम है। मर्टन एक तो फंक्शंस को मैनिफेस्ट और लेटेंट के रूप में देखते हैं, वह डिस्फंक्शंस पर भी फोकस करते हैं और मैनिफेस्ट डिस्फंक्शंस एंड लेटेंट डिस्फंक्शंस दोनों को डिस्कस करते हैं। तो डिस्फंक्शंस हमने क्या देखे कि हम बस रूल्स में फंसे रह गए हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी इज एक्सट्रीमली कमिटेड और ओवर कमिटेड टू रूल ऑफ लॉ, ये भी एक डिस्फंक्शन है कि रूल ऑफ लॉ पे लगे रहते हैं। हेंस वी नीड ह्यूमनिस्टिक ब्यूरोक्रेसी। तो ये सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। सॉल्यूशन क्या बता रहे हैं भाई? ह्यूमनिस्टिक ब्यूरोक्रेसी ले आओ, ये लीगल का कंसेप्ट थोड़ा कम कर दो, लॉ को थोड़ा कम कर दो, रादर देन मैकेनिस्टिक ब्यूरोक्रेसी। जैसा आयरन केज ऑफ रेशनलिटी में हमने देखा था, डीएम साहब सुबह शाम कोट पहन के निकल लिए हैं, अपना गेट भी नहीं खोल पा रहे हैं, जबकि एक किसान है बढ़िया जीवन में हंस खेल रहा है। तो ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहिए मैकेनिस्टिक, हमें चाहिए ऑर्गेनिक। और मैकेनिस्टिक ब्यूरोक्रेसी कैसी होती है? नॉन इंटरेस्टेड, अनसिंपैथेटिक, जैसी उसकी ट्रेनिंग है वैसी वो रहेगी। और इसको वेबर साहब क्या कह रहे हैं? आयरन केज ऑफ रेशनलिटी। और आपके मर्टन साहब क्या कह रहे हैं? मैकेनिस्टिक ब्यूरोक्रेसी। और मर्टन साहब सॉल्यूशन क्या दे रहे हैं? ह्यूमनिस्टिक ब्यूरोक्रेसी का। मर्टन साहब एक और कंसर्न बताते हैं कि आप स्पेशलाइजेशन तो करे ले रहे हैं, स्पेशलाइजेशन पे स्पेशलाइजेशन, टास्क को बांटे पड़े और हायरार्की में अरेंज करे दे रहे हैं, मींस डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ लेबर करे दे रहे हैं। उससे हो क्या रहा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत कम हो जा रही है। जैसे उस इमेज पे चलते हैं, समझ में आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। इस टास्क 1 को मान लीजिए आपने T1, T2, T2 और T3 में फिर बांट दिया और ऑफिशियल्स बढ़ा दिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो ऑफिशियल्स आए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और कम हो गई। मान लिया आपने टास्क को फिर बांट दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और नैरो डाउन हो गई। मान लिया आपने टास्क को फिर और छोटे में बांट दिया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नैरो डाउन हो गई। तो आप देख रहे हैं जितनी आप स्पेशलिटी बढ़ा देंगे, मींस स्पेशलाइजेशन बढ़ा देंगे, उतनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ब्यूरोक्रेट की वो कम हो जाएगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है देखते हैं मर्टन साहब क्या बता रहे हैं। होता क्या है, जैसे आपने स्पेशलाइजेशन बढ़ा दिया, छोटे बाबू से बड़े बाबू से साहब से बड़े साहब से और बड़े साहब से और बड़े साहब से मिनिस्टर से सीएम, ऐसे कुछ आपने हायरार्की बना दी। तो क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी छोटे बाबू के पास गए, उसने कहा भाई मेरा तो काम बस साइन करने का था, मैंने फॉरवर्ड कर दिया बड़े बाबू के पास। अब आप जाएंगे बड़े बाबू के पास, वो कहेंगे साहब हमने फाइल देखी और फाइल पे साहब के अभी सिग्नेचर चाहिए, फिर हम उसके बाद साइन करेंगे। तो साहब के पास जाएंगे, साहब बाबू को पकड़ेंगे, क्यों भाई हमारी सिग्नेचर क्यों नहीं लिए? तो बाबू कहेगा सर आप थे नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक दूसरे पर पुट कर रहे हैं, ऑनर्स कोई नहीं ले रहा है क्योंकि सबके काम बहुत स्पेशलाइज हो चुके हैं। तो इससे क्या हो रहा है, रेड टेपिज्म बढ़ रहा है। ब्यूरोक्रेट्स ऑलवेज क्रिएट ए विशियस साइकिल ऑफ पावर। इसका मीनिंग क्या है? जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो अपने पास वही लोग रखते हैं, ये मेनली सीनियर ऑफिशियल्स के रिस्पेक्ट में कहा गया, वही लोग रखते हैं जो उनकी पावर मेंटेनेंस में मदद करते हैं, मींस चापलूसी वाले। आपको डीएम है, डीएम के आसपास कौन से लोग देखेंगे? जो उनकी चापलूसी करते हैं, और सब ऐसे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं जो पड़े रहते हैं किनारे, मींस चापलूसी वाले लोग पावर के आसपास रहते हैं। मेंबर्स ऑफ द स्टाफ हु आर लॉयल टू देम गोज वेयरएवर द ब्यूरोक्रेट गेट ट्रांसफर्ड। इवन जब किसी सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेट का ट्रांसफर होता है तो वो अपने ट्रांसफर के साथ वो पूरा स्टाफ को ट्रांसफर कराना चाहता है, जिससे कि जो विशेष साइकिल ऑफ पावर है वो बनी रहे। ब्यूरोक्रेसी जो टॉप हैवी सिस्टम, मींस ऊपर से थोपने वाली चीज है, ना कि ये कलेक्टिव डिसीजन जैसा कुछ है, जैसा कि बता रहे थे कौन? वेबर। तो मर्टन कह रहे हैं ये टॉप हैवी अप्रोच है, ऊपर से कुछ बोल दिया जाता है, डीजीपी बोले दे रहे हैं तो सिपाही को मानना पड़ रहा है, ना कि सिपाही कुछ फीडबैक दे रहा है। डिसीजन आर टेकन बाय टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स विच आर बाइंडिंग। कोई डेमोक्रेसी यहाँ पे नहीं है, ऑन लो रैंकिंग ऑफिशियल्स, हेंस नो कलेक्टिव डिसीजन। जो आप टीम वर्क की बात कर रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं भाई साहब, ऊपर से वो बोले दे रहे हैं वही माना जा रहा है। तो नो कलेक्टिव डिसीजंस एस आउटलाइंड बाय वेबर। जो कलेक्टिव डिसीजन की बात वेबर बता रहे हैं ये सब गलत है। कौन कह रहा है ये? मर्टन। महापात्रा सर बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी कैन बी अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। अब समझिए, ये कह रहे हैं ये सर्वेंट तो अच्छा हो सकता है, मींस आप रूल तो फॉलो कर सकते हैं, मींस टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स की बात तो मानी जाएगी, लेकिन ये मास्टर अच्छे नहीं हो सकते, मींस अपना काम सही से नहीं कर सकते। पीटर ब्लाउ आर्ग्यूज दैट नॉट फॉलोइंग द रूल्स इनफॉर्मल चैनल्स कैन आल्सो इंक्रीज द एफिशिएंसी। ये कह रहे हैं ऐसा नहीं है ब्यूरोक्रेसी ही एफिशिएंसी बढ़ाएगी, जैसे वेबर कह रहे हैं। ये कह रहे हैं इनफॉर्मल चैनल से भी ब्यूरोक्रेसी वो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। कैसे? आप एक बैंक में जाइए, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं और फॉर्म में आपको कुछ कंफ्यूजन है, चलिए आप गए मैनेजर के पास, आपने मैनेजर से पूछा सर इसमें क्या करना है, तो अगर वो रूल बुक से देखने को लग जाएगा तो आप समझिए जो काम 1 मिनट का था वो हो जाएगा 10 मिनट का। ठीक, वो कहेगा अभी रुकिए बाबूजी आ जाए, उनसे पूछेंगे रूल बुक, वो निकालेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा क्लियर करके। और दूसरा क्या है, आपने कहा सर दिक्कत हो रही है, उसने कहा चलो रुको अभी मुझे नहीं पता, मैं दूसरे मैनेजर से पूछ लेता हूँ उसमें क्या करना है। उसने एक इनफॉर्मल चैनल से
कम्युनिकेशन किया दूसरे मैनेजर से, आपका सॉल्यूशन क्या निकला है, विद इन सेकंड्स आपको सॉल्यूशन मिल गया। तो इनफॉर्मल चैनल भी कभी कभार इफिशियंसी बढ़ा देते हैं, जैसे कि हमने देखा बैंक विदाउट रीडिंग रूल बुक, अगर रूल बुक नहीं पढ़नी पड़े तो इफिशियंसी तो बढ़ी जाएगी, टाइम कम लगेगा। और डायरेक्ट हम क्या करें, मैटर को एस्केलेट कर ले, सुपेरियर से पूछ लें, उनकी राय ले लें, हम रूल बुक के चक्कर में ना पड़े रहे, अपने सीनियर से बात कर लें, जैसे उस मैनेजर ने अपने सीनियर मैनेजर से बात करी या सेम बैच के मैनेजर से बात करी। इफिशियंसी इज मोर इफ सिंपली आस्क कलीग फॉर हेल्प टू अंडरस्टैंड इट टिडबिट, छोटी मोटी बात पूछ ली, इसमें क्या रूल बुक निकालना, नॉट स्टिकिंग टू फॉर्मल रूल, आल्सो एनहांस इफिशियंसी बाय सेविंग प्रीसियस टाइम ऑफ सुपेरियर। और अगर रूल बुक का चक्कर पड़ा रहा, आपको नहीं समझ में आएगा, आप अपने सुपीरियर के पास जाएंगे, उससे समझाएंगे, सर ये केस था, मुझे ये लाइन समझ में नहीं आ रही, आप मुझे बताइए, तो वो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर बुक्स रूल बुक देखेगा, तो सब टाइम का प्रॉब्लम हो रहेगी वहां पे। इसलिए कह रहे हैं इनफॉर्मल चैनल से भी आपकी इफिशियंसी बढ़ सकती है। कौन बोल रहा है, पीटर ब्लाउ। जबकि फॉर्मल चैनल पर कौन रिलाई कर रहे हैं, अपने वेबर। टू मच अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कभी कभार, ब्यूरोक्रेसी की वजह से अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। कैग ऑडिट्स, तो कैग ऑडिट्स में हमने देखा कि डिसीजन लिए ही नहीं जाते इनके चक्कर में, और इनएफिशिएंसी बढ़ जाती है। एल्विन गार्डनर ये क्या बोल रहे हैं, इन्होंने जिप्सम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को स्टडी किया, और वह प्लांट दो पार्ट्स में था, एक तो माइन वाला पार्ट था उस प्लांट में, यहाँ पर बुलाता प्लांट है जिप्सम मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पर एक माइन है और एक ऑफिस एरिया है। तो आप देखेंगे माइन, आप किसी भी माइन को देखिए, उसमें क्या है, वर्कर्स काम करते हैं, वह डीप ट्रेंचेस में जाते हैं, ब्लास्ट होता है वहां पर, वहां उनकी लाइफ हमेशा स्टैक पे रहती है, हमेशा विद इन फ्यू सेकेंड उनकी लाइफ जा सकती है। तो उस माइन में वो हायरार्की नहीं फॉलो करते हैं, वो सब एक दूसरे को नाम से बुलाते हैं, वो ऐसे नहीं कहते मैनेजर सर या सर बोलते हैं, ऐसा नहीं, वो नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पे ऑर्गेनिक सोसाइटी चाहिए, उन्हें तुरंत हेल्प चाहिए, कुछ प्रॉब्लम है तो वो आपसे हेल्प मांगेंगे। ऑफिस में क्या है, रूल बुक चल रही है, रूल के आधार पर सब चल रहा है। और माइंड में क्या है, क्योंकि लाइफ स्टैक पर है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं वहां पर, और डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, तो वहां पर आप रूल बुक लेके नहीं बैठ सकते हैं, ऐसा कुछ बता रहे हैं कौन, एल्विन गार्डनर। अब पढ़ते हैं। देयर वर रूल्स फॉर्मल चैनल्स इन ऑफिस, ऑफिस में तो रूल्स हैं, व्हाइल अब्सेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन माइनिंग एरिया, इस माइनिंग एरिया में कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती। अब समझिए, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में एक जगह आपको ब्यूरोक्रेसी नहीं दिखेगी और एक जगह ब्यूरोक्रेसी दिख जाएगी, ऐसा क्यों? अब माइनिंग एरिया की बात करें, वहां पर आपको ग्रुप वर्क देखने को मिल जाता है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, और वहां पर जान हमेशा स्टैक पर रहती है, तो जान बची तो लाखों पाए जैसा सिस्टम रहता है। तो वहां पर माइनिंग एरिया में ब्यूरोक्रेसी जैसा सेटअप हो भी नहीं सकता है। तो ये बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी वाज एब्सेंट इन माइनिंग बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, वहां पर लाइफ ही इतनी अनसर्टेन है, देयर एंड रिलाई ऑन काउजल बिहेवियर, और कैजुअल बिहेवियर पर वो रिलाई करते हैं। तो कैजुअल बिहेवियर का मीन्स बहुत फॉर्मल डिस्कशन नहीं होता है, ऑर्गेनिक डिस्कशन होता है, भाई बोल दिया, यार बोल दिया, ये नहीं सर बोलने पड़े हैं, नाम ले रहे हैं, रूल बुक देख रहे हैं, ऐसा कुछ वहां होगा ही नहीं। इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी, इतनी, क्योंकि वहां पर बहुत अनसर्टेनिटी है। व्हाइल इन ऑफिस ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर कैन बी फंक्शनली रिलीवेंट। अब देखिए माइंड में क्या है, ब्यूरोक्रेसी फंक्शनली रिलीवेंट नहीं है, ये पता लग गया इनके डिस्कशन से। यहाँ पर फंक्शनलिटी नहीं है इसकी, जबकि यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी फंक्शनल है। ये कौन बता रहे हैं, एडब्ल्यू गार्डनर। तो एक प्लांट में कहीं पे ब्यूरोक्रेसी फंक्शनल नहीं है, कहीं पे ब्यूरोक्रेसी फंक्शनल है। तो इस बात से पता लगता है, जैसे वेबर कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हर जगह चलेगी, हर जगह तो नहीं चलेगी, जहां पे जरूरत है वहीं चलेगी। ये कौन बोल रहा है, एल्विन गार्डनर। माइनर्स ऑपरेट एज कोहेसिव टीम्स, ये कोहेसिव टीम्स की तरीके से काम करते हैं, एंटरिंग टुगेदर, एक साथ अंदर जाते हैं माइन में, और वहां पे तो सब अंधेरा पड़ा हुआ है, टॉर्च बांधे हुए हैं अपने कहाँ पे, हेड पे, और मैकेनिकल टूल्स हैं हाथ में। इनसाइड देयर नो हायरार्की और स्ट्रिक्ट रूल्स, दे यूज कंसेप्ट टर्म, कोई भाई बोल रहा है, कोई फूफा बोल रहा है, कोई जीजा बोल रहा है एक दूसरे से, हम मीन्स मैं इंडियन कंटेक्स्ट में इसको बस बता रहा हूं आपको, जिससे आप एक दूसरे से रिलेट कर पाए। फोस्टरिंग स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप, और वहां पर स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिलेशनशिप होती है, क्योंकि वहां पर सभी की लाइफ स्टैक पे रहती है। एंड हाई प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी भी बहुत हाई रहती है। ऐसा नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी नहीं है तो प्रोडक्टिविटी नहीं रहेगी, नहीं, प्रोडक्टिविटी रहती है। क्यों? पता लगे वहां पे अंदर नीचे पहुंच गए माइन में, एक ने कहा भाई बीड़ी पिला दो, अब एक बीड़ी पिला रहा है, चाहे वो सीनियर हो, लेकिन बीड़ी जूनियर को दे रहा है, क्योंकि जूनियर बैठा है कहाँ, माइन में, थोड़ा ट्रेंच में नीचे बैठा हुआ है, वो अपनी पोजीशन से हट नहीं सकता है, तो वो उसने कहा भाई बीड़ी पिला दे, तो उसने बीड़ी पिला दी, तो बीड़ी पीने के बाद क्या बढ़ गई, हाई प्रोडक्टिविटी हो गई। अब आप ये सिनेरियो लगाइए एक ऑफिस में, मान लीजिए सेम ऑफिस में डीएम बैठे हैं, सीडीओ बैठे हैं और एडीएम बैठे हैं, तो क्या एक दूसरे से ये नाम लेके बोल सकते हैं, भाई जीजा फूफा कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं। एक दूसरे से बीड़ी या सिगरेट मांग सकते हैं, नहीं मांग सकते हैं, बहुत फॉर्मल तरीके से ही ये बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ बची हुई है, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन माइंड में तो लाइफ स्टैक पे है। सेम केस ऑफिस में नहीं होता, ऑफिस में सब फॉर्मल तरीके से होता है, सर बोला जाता है, कोई एक दूसरे से बीड़ी सिगरेट ऐसे नहीं मांगेगा जैसे माइनर्स मांग लेते हैं।
कोई एक दूसरे को किनशिप टर्म्स में नहीं बोलेगा ऑफिस में। और ऑफिस में देखेंगे ब्यूरोक्रेसी की वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जबकि माइंड में ब्यूरोक्रेसी अब्सेंस है, इसलिए प्रोडक्टिविटी हाई मिलती है। दस सुटेबिलिटी ऑफ ब्यूरोक्रेसी डिपेंडेंट अपॉन नेचर ऑफ वर्क। तो ब्यूरोक्रेसी वहीं सुटेबल होगी जैसा जहां काम है, ना कि यूनिवर्सल, जैसे कि बोल रहे हैं कौन, वेबर, वो मॉडर्न सोसाइटी को ब्यूरोक्रेटिक सोसाइटी बोल दे रहे हैं, जबकि गवर्नर साहब क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। एस अगेंस्ट वेबर हु सीमिंगली थॉट इट टू बी सुटेबल इन ऑल एस्पेक्ट्स। ये कीवर्ड देखिए, ऑल। ये जो भी मैं कीवर्ड हाईलाइट कर रहा हूँ अपनी बुक में उनको जरूर हाईलाइट करिए। डिफरेंट कलर्स, बंस एंड स्टाकर, ये क्या बोल रहे हैं, रिसर्च ऑन 20 फर्म्स इन स्कॉटलैंड एंड ब्रिटेन आइडेंटिफाइड 2 सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ये यूरोप में 20 फर्म की कुछ रिसर्च करते हैं और 2 ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं, एक तो मैकेनिस्टिक है, एक ऑर्गेनिक। ही सुटेड टू डिफरेंट एनवायरनमेंट। जैसे यहाँ पर कुछ हमने देखा था, माइन में डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ऑफिस में डिफरेंट एनवायरनमेंट है, तो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी है। ऐसा ही कुछ ये यहाँ पर देख रहे हैं यूरोपियन कंपनीज में। दिस चैलेंज द यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी ऑफ मैक्स वेबर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। जो हमने यहाँ पर देखा वो ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। मैकेनिस्टिक फर्म अकिन टू बेबेरियन ब्यूरोक्रेसी, जो आयरन केज ऑफ रेशनलिटी वाला केस, जो मैकेनिकल टर्म में जो रिलेशनशिप है उसकी बात कर रहे हैं। फीचर रिपीटेटिव डिसिप्लिन्ड वर्क, अ रिजिड हायरार्की एंड क्लियर कमांड्स, जैसा कि ब्यूरोक्रेसी में होता है। दे थ्राइव इन प्रेडिक्टेबल स्टेबल एनवायरनमेंट। तो ये ब्यूरोक्रेसी है वो कहाँ पे रहेगी, जहां पे स्टेबल और प्रेडिक्टेबल एनवायरनमेंट है। एज सीन इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वेयर ब्यूरोक्रेसी इनहांसेस एफिशिएंसी। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आपको क्या मिली, एफिशिएंसी बड़ी मिली, क्योंकि वहां पर थी क्या, ब्यूरोक्रेसी। चलिए, इन कंट्रास्ट, इसके अपोजिशन में ऑर्गेनिक फर्म्स आर फ्लैट, इनफॉर्मल एंड एम्फेसाइजेस ओपन कम्युनिकेशन। अब जहां पर ओपन कम्युनिकेशन चाहिए, वेयर इंडिविजुअल कोलैबोरेट टू सॉल्व प्रॉब्लम, जहां पर प्रॉब्लम सॉल्विंग पर बहुत प्रॉब्लम वो है फोकस। जैसे आप देखेंगे बड़ी कंपनी जहां पर रिसर्च वर्क हो रहा है वहां पर इतना ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क पर फोकस नहीं होता है। एक जूनियर साइंटिस्ट और सीनियर साइंटिस्ट एक दूसरे को बहुत रूल बुक से नहीं इंटरेक्ट करते हैं, वो क्योंकि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स पे काम कर रहे होते हैं, उन्हें डे टू डे बेसिस पर इंटरेक्ट करना होता है। इसलिए जो रिसर्च ओरिएंटेड वर्क है वहां पर ब्यूरोक्रेसी का कुछ मतलब रह नहीं जाता है। कोलैबोरेट टू सॉल्व प्रॉब्लम, दे एक्सेल इन अनसर्टेन चेंजिंग एनवायरनमेंट सच एज इन आईटी इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री। तो ये जो इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री, सिनेमा इंडस्ट्री, वहां पर आपको ये ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क नहीं मिलेगा। वेयर ब्यूरोक्रेसी वुड हिंडर एडेप्टेबिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अगर यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी आ गई सिनेमा इंडस्ट्री में तो एडेप्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी नहीं दिखेगी। जैसे मान लिया, एग्जाम्पल लिया, एक मूवी प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर कोई एक्टर कैसे एक्टिंग करेगा ये कोई रूल बुक में नहीं लिखा जा सकता। और अगर उसकी एक्टिंग को आपने रूल बुक में लिख दिया कि अगर ऐसे शॉट ऐसे टेक होगा तो ये दिक्कत आएगी, तो ये करना है, तो समझिए वो जो एक्टिंग होगी वो मैकेनिस्टिक होगी, ऑर्गेनिक नहीं होगी, और उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आईटी इंडस्ट्री और सिनेमा इंडस्ट्री में आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करेगी। काम कहाँ करेगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम कर सकती है, क्योंकि वहां पर क्या है, आपको सेम रिपीटेटिव वर्क करना है उसी असेंबली लाइन पर। तो जहां पर इनोवेशन होता है, कोलैबोरेशन होता है, टीम वर्क होता है, या डेली न्यू प्रॉब्लम से काम करना पड़ता है, वहां पर ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क फॉलो कम होता है। Essentially, their study showed that organization's structure must align with its environment. तो ऑर्गेनाइजेशन में वही स्ट्रक्चर होना चाहिए जैसा उसका एनवायरनमेंट है। मैकेनिस्टिक फर्म है तो ब्यूरोक्रेसी ले आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑर्गेनिक फर्म है तो ब्यूरोक्रेसी की कोई जरूरत नहीं है। विद मैकेनिस्टिक फर्म्स लिखिए इसको, फॉर्म नहीं फर्म्स होगा। फर्म्स फॉर स्टेबिलिटी एंड ऑर्गेनिक फर्म्स फॉर डायनेमिज्म, जैसे मैंने आपको पहले बताया। वेयर देयर इज नीड ऑफ ब्यूरोक्रेसी देन डिप्लॉय इट, बट डोंट गो फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। जैसे वेबर साहब कह रहे हैं कि मॉडर्न सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी होगी, बोले जहां जरूरत है वहां लगाइए, ना कि सब जगह। वेरिन बेनिस आर्ग्यूड दैट इन ए रेपिडली चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब इतना ज्यादा तो चेंजिंग एनवायरनमेंट है। अब आप सोचिए, आपके जो जिले के डीएम है, आज जो मौजूदा डीएम होंगे, उससे पहले के जो डीएम होंगे, उससे पहले के 5 साल पहले के डीएम देख लीजिए, और उससे 5 साल पहले के डीएम देख लीजिए, सबका काम करने का तरीका ऑलमोस्ट सिमिलर होगा। वो एक तरीके से ही एक्ट कर रहे होंगे। हाँ, ऐसा हो सकता है पहले वो अम्बेसडर में चल रहे हो, अब इनोवा में चल रहे हो, लेकिन गेट खोलने का तरीका हमारा वैसे ही चल रहा होगा। वो पीछे बैठा होगा, वो एक तरीके से ही बात कर रहे होंगे हमारा से, वह प्रॉब्लम को एक तरीके से सुन रहे होंगे, उनके यहाँ जनता दरबार एक तरीके से ही लग रहा होगा, वो एप्लीकेशन अलग एक ही तरीके से ले रहे हैं रिटन में, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को कुछ मान ही नहीं रहे होंगे। तो यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेसी है, आपने जैसे अपने जिले में देखी, वहां पर चेंज नहीं है बहुत ज्यादा। आप किसी एक एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिस में जाइए, जैसे डीआईओ से या बीएसए साहब 50 साल पहले बैठते थे, आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं। बस क्या है, आज कमरे में एसी लग गया है, इतना हो गया, शायद कंप्यूटर लग गया, पहले फाइलें रखी रहती थी, लेकिन उनके काम करने का तरीका, प्रॉब्लम सॉल्विंग तरीके वो ही है। लेकिन आज की जो मॉडर्न सोसाइटी है, एज पर वारेन बेनिस,
ये करें, ये तो बहुत चेंज हो रही है। ही प्रेडिक्टेड डिमाइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट ब्यूरोक्रेसी भाई नहीं काम कर पाएगी, ये तो चेंज होती नहीं है। और इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अगर जो चेंज नहीं होगा वो तो खत्म हो जाएगा। जैसे कि आपके जिले में अगर बहुत जल्दी चेंज हो जाए और गूगल जैसे 10 से 20 ऑर्गेनाइजेशन आ जाए तो वहां पर ब्यूरोक्रेसी का कोई रोल रह जाएगा? आप सोचिए और मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। या आपका जो डीएम ऑफिस है वो गूगल का जैसे ऑफिस रहता है वैसा बन जाए, तो डीएम जैसे आज काम कर रहे हैं वैसे क्या करेंगे? आप देखिए गूगल ऑफिस में कैसे काम हो रहा है, आराम से रेस्ट कर रहे हैं लोग, डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ इनोवेशन पर फोकस है। और ये मानते हैं इसके जो डायरेक्टर हैं गूगल के, वो ये कह रहे हैं कि जब तक इंटरेक्ट नहीं करेंगे तब तक इनोवेट नहीं कर पाएंगे। तो इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इनफॉर्मल ना कि फॉर्मल। डिमाइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड विल बिकम अनपॉपुलर एंड विल बी रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक टेम्परेरी ग्रुपिंग। ये कह रहे हैं जैसे जैसे दुनिया बहुत चेंज हो जाएगी आप ब्यूरोक्रेसी को खत्म होते देखेंगे। जबकि वेबर साहब क्या कह रहे हैं इसके अपोजिट? वेबर कह रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में रेशनलाइजेशन तो बढ़ेगा, मींस ब्यूरोक्रेसी ही ब्यूरोक्रेसी दिखेगी। तो दोनों एक दूसरे से जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं। और ये बेनिस साहब कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी हटके क्या आ जाएगा? टेम्परेरी ग्रुपिंग आ जाएंगी। टेम्परेरी ग्रुपिंग, टेम्परेरी क्यों कहा गया? कि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी ये भी चेंज होती जाएगी। रादर देन स्टैटिक मोर डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विल इमर्ज व्हिच विल बी मोर फ्लेक्सिबल। तो जैसे आपकी स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्यूरोक्रेसी है, आपके जिले के डीएम साहब, आपके जिले के बीएसए साहब, आपके जिले के एसएसपी साहब, एसपी साहब, सीओ साहब, एसएचओ साहब, जो 50-100 साल से ऐसे ही काम कर रहे हैं, ये सोसाइटी अब ऐसे काम नहीं करेगी। और अगर सोसाइटी में चेंज होगा तो ब्यूरोक्रेसी तो खत्म हो जाएगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये तो आपके फ्यूचर पे ही कुछ ना कुछ शक कर रहे हैं, तो क्या आपको सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। डू यू कंसीडर बेवेरियन सिस्टम ऑफ ब्यूरोक्रेसी इज यूनिवर्सली फंक्शनल? अब आप मुझे बताइए ये सब पॉइंट्स देखने के बाद कि बेवेरियन ब्यूरोक्रेसी है वो क्या यूनिवर्सली फंक्शनल है? ये सब रिव्यू आपने देख लिया, अब इसके कंटेक्स्ट में ये आंसर लिखें। अब आंसर में आप क्या लिख सकते हैं? इट मे बी सुटेबल फॉर डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के लिए तो ब्यूरोक्रेसी सुटेबल हो सकता है, but unsuited for developing countries like India, as developed countries have attained certain level of socio-political conditions. But in developing countries, challenges are much more, and by abiding with rules and working in certain way, it will be difficult to bring about massive change. अभी तो भाई डेवलपिंग कंट्री में चेंज आना ही आना है। जैसे यहाँ पर चेंज आना था तो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत कम समझ में आ रही थी, डिवाइड हो रहा था। ऐसे ही ये कह रहे हैं डेवलपिंग कंट्रीज में अभी बहुत चेंज आना है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज तो एक चेंज उनमें हो चुका है और वे एक लेवल पर बैठ चुके हैं, उसमें आप बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखना है। लेकिन यहाँ पर तो मैसिव चेंज चाहिए, और अगर सोसाइटी बहुत मैसिव तरीके से चेंज होगी तो ब्यूरोक्रेसी को भी या तो चेंज होना पड़ेगा या डिमाइज ऑफ ब्यूरोक्रेसी। ये कुछ बात कह रहे हैं कौन? वेरेन बेनिस। तो ऐसे अगर आंसर आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो आपको ये एक तो लिखना है प्लस ये भी लिखना है। थियोडोर लॉबी बिलीव दैट अमेरिका इज नॉट ट्रूली ए डेमोक्रेसी। ये कह रहे हैं अमेरिका तो भाई डेमोक्रेसी नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ समथिंग ही कॉल्ड द आयरन ट्रायंगल। कुछ आयरन ट्रायंगल ऐसी चीज है जिसकी वजह से अमेरिका ब्यूरोक्रेसी नहीं है। आयरन ट्रायंगल क्या है मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। एक ट्रायंगल है, यूएसए में है पहली बात, तो उसमें एक क्या है ब्यूरोक्रेसी एक पार्ट, दूसरा क्या है कांग्रेस, तीसरा है प्रेशर ग्रुप। तो ये आयरन ट्रायंगल क्या कर रहा है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा, देखते हैं। दिस ट्रायंगल इज ए पावरफुल अनब्रेकेबल लिंक बिटवीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दैट इज ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का लिंक है किससे? कांग्रेस से, और इनका दोनों का लिंक किससे? प्रेशर ग्रुप से। मींस ये आपस में सब लिंक्ड हैं। लॉबी आर्ग्यूड दैट because of this iron triangle the bureaucracy does not really work for the public well-being or for good government। ये कह रहे हैं जिस वजह से ब्यूरोक्रेसी बनी थी फॉर गुड गवर्नेंस, लिख लीजिए, गुड गवर्नमेंट लिखना ठीक नहीं है, गुड गवर्नेंस, गुड डिसीजन मेकिंग, जिसके लिए ये बनी थी, ऐसा कुछ नहीं कर रही है। ये मींस पब्लिक के लिए तो कुछ कर ही नहीं रही, तो ये किसके लिए कर रही है? देखते हैं। इंस्टीड इट इज कॉन्स्टेंटली बिजी जस्ट डीलिंग विद वन क्राइसिस आफ्टर एनदर। ये क्या है? क्राइसिस सॉल्यूशन में लगी हुई है, क्राइसिस मैनेजमेंट में लगी है, ऑफन इन वेज दैट बेनिफिट दीज पावरफुल ग्रुप। और उस क्राइसिस मैनेजमेंट को ऐसे करती है कि ये आपस में या तो कांग्रेस को मदद कर दे या प्रेशर ग्रुप को मदद कर दे, रादर देन ऑर्डिनरी पीपल। ही फेल्ट दिस शोड हाउ डीपली दीज स्पेशल इंटरेस्ट कंट्रोल द गवर्नमेंट टेकिंग अवे इट्स एबिलिटी टू सर्व एवरीवन। तो जो सबको सर्व करने की बात है, ऐसा कुछ ब्यूरोक्रेसी से नहीं हो रहा है। ये कौन कह रहा है? लॉबी साहब। अमिताई एडजॉनी ये क्या कह रहे हैं? ये एक अमेरिकन सोशलॉजिस्ट है। ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स फॉलो रूल्स नॉट सिंपली बिकॉज दे आर रेशनल। आप कह जरूर रहे हैं रेशनल लीगल एक्शन, लेकिन वो रेशनल नहीं है, तो फिर वो क्या है? बट प्राइमरली ड्यू टू सेल्फ इंटरेस्ट। ये अगर रेशनल एक्शन फॉलो कर रहे हैं, रूल फॉलो कर रहे हैं, बस सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से फॉलो कर रहे हैं। क्यों? लाइक ऑल ह्यूमन बींग्स they are motivated by the desire for rewards and the avoidance of punishment। तो ये पनिशमेंट से डर रहे हैं और रिवार्ड पाने के लिए उत्सुक हैं।
इसीलिए ये रूल को फॉलो करते हैं। अगर रिवार्ड्स को हटा दिया जाए, इनका कहने का अपोजिट मीनिंग समझते हैं, रिवार्ड्स को हटा दें और पनिशमेंट को हटा दें, तो आप देखेंगे ये रेशनल नहीं रह जाएगी, फिर तो लोग अपने मन से ही काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ब्यूरोक्रेसी का अगर एग्जिस्टेंस है, आज जो फॉर्म है वो किस वजह से है? रिवार्ड्स और पनिशमेंट की वजह से है और सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से, ना कि रेशनल एंड रूल बाउंड होने की वजह से। जेरी पॉवेल, दोज हु आर वर्किंग फॉर ब्यूरोक्रेसी आर साइडलाइंड एंड दोज हु आर वर्किंग विद ब्यूरोक्रेसी आर प्रमोटेड, which leads to disillusionment and frustration, making bureaucracy an ineffective, inefficient organization। तो यहाँ पर एंड नहीं होगा, एंड कर लीजिए। अब समझिए ये क्या कह रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी के लिए काम कर रहे हैं, मीन्स ब्यूरोक्रेसी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जो सच्चे सेवक की तरीके से लगे हुए हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोशल ऑर्गेनाइजेशन ब्यूरोक्रेसी, बोले उनका कुछ नहीं हो रहा, वो तो साइडलाइन हो जाते हैं। एंड जो ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कर रहे हैं, मीन्स दलाली का काम कर रहे हैं, साइकोफेंसी जैसा कुछ कर रहे हैं, जो आईएएस एसोसिएशन से मिले हुए हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर में इंटरेस्टेड रहते हैं, मीन्स एक दूसरे से लिंक निकालते रहते हैं, कौन सा अधिकारी मुख्यमंत्री का खास है, चलिए उससे फोन करवा दें, इन चीजों में लगे रहते हैं, साइकोफेंसी दलाल टाइप लोग आर प्रमोटेड, तो वो ही प्रमोट हो रहे हैं, विच लीड्स टू डिल्यूजनमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, मेकिंग ब्यूरोक्रेसी एन इनफेक्टिव, इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देख रहे हैं आज बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, रिजाइन कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी से। क्यों? उन्हें ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत इफिशियंट नहीं लग रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ पर ये दलाली चापलूसी जैसा कुछ होने लगा है, और हम जिसलिए आए हैं काम करने के लिए, सच्ची सेवा करने के लिए, एक तो देश की और इवन ब्यूरोक्रेसी की, वो हम नहीं कर पा रहे हैं, हमें कर दिया था साइडलाइन, तो हम नहीं इसके पार्ट रहेंगे, हम रहे निकल। तो जेरी पावेल इसको हाईलाइट करते हैं, और ये चीजें कौन नहीं बता रहा है, ये वेबर अपने आइडियल टाइप में नहीं बता पा रहे हैं। लतीफ चौधरी, ये एक ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट हैं, बांग्लादेश बॉर्न है। इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ब्यूरोक्रेसी वर्क ऑन 2 लेवल। अगर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की बात करें तो इन्होंने 2 लेवल हाईलाइट किया, क्या है, हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स और लोअर लेवल ब्यूरोक्रेट्स। और इसको ये लोअर लेवल ब्यूरोक्रेट्स को जोड़ते हैं किससे, करप्शन और इन्फ्लेशन से। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, इन्फ्लेशन से देखते हैं कैसे ब्यूरोक्रेसी जुड़ी हुई है। देखिए इकोनॉमिस्ट हैं तो ये कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन वगैरह की बात करेंगे, देखते हैं कैसे ब्यूरोक्रेसी इन्फ्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हाई लेवल ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो दीज आर पॉलिसी मेकर, ये मिनिस्टर के साथ बैठे हुए हैं सेक्रेटरिएट में, और मिनिस्टर के साथ ये मीटिंग में लगे रहते हैं, सीएम के साथ लगे हुए हैं, इनका मिनिस्टर के साथ उठना बैठना है। तो अब ये मिनिस्टर के साथ लगे हुए हैं तो है वेरी 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 मच बिजी इन पॉलिसी मेकिंग, तो ये बस मीटिंग करते रहते हैं, पॉलिसी बनाते रहते हैं, इसलिए ये कंट्रोल लूज कर देते हैं जूनियर्स पर, मीन्स जूनियर अकाउंटेबल नहीं होते हैं इनके प्रति, क्योंकि ये इतने बिजी हैं। तो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेट्स जो इनके जूनियर होते हैं वो क्या करते हैं, दीज आर रेंट और ब्राइब सीकर। अब जो, क्योंकि ये इन पर नजर नहीं रख पा रहे हैं, ठीक, इनकी अकाउंटेबिलिटी तय नहीं हो रही है, तो ये क्या हो जाते हैं, फिर ये लग जाते हैं पैसे कमाने में। दीज आर रेंट और ब्राइब सीकर, दलाली व रिश्वतखोरी वाले अधिकारी बनने लगते हैं लोअर लेवल ब्यूरोक्रेट। तो ये क्या कह रहे हैं लतीफ चौधरी, देयर इज ए लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, किसके बीच, हायर और लोअर लेवल ब्यूरोक्रेट्स, बिटवीन बोथ द लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी विच रिजल्टेड इन इंस्टीट्यूशनल करप्शन एंड इन्फ्लेशन। तो ये कह रहे हैं जिसकी वजह से करप्शन और इन्फ्लेशन होता है। तो करप्शन क्यों होता है, क्योंकि भाई ये दलाली और रिश्वतखोरी कर रहे हैं। अब इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है, आप समझिए इन्फ्लेशन क्यों हो रहा है। मान लीजिए आप एक रजिस्ट्री कराने गए रजिस्ट्रार ऑफिस में, तो आप कभी जाइएगा अपने यहाँ जो लोकल तहसील ऑफिस में, देखिएगा वहां पर एक रेट तय होता है इसका, रजिस्ट्री का, इतने % लगेगा और टेंशन फ्री आपकी रजिस्ट्री हो जाएगी। आल दो उसका कोई मतलब नहीं होता है, वह ऊपर का ही रुपया होता है, दलाली होती है और रिश्वतखोरी होती है, जो पूरे ब्यूरोक्रेसी में बांटा जाता है। अब समझिए आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी और उसमें मान लिया प्रॉपर्टी है X अमाउंट की, और प्लस आपने बाई अमाउंट दिया, क्या, दलाली या रिश्वतखोरी, ठीक है, देना पड़ गया, सिस्टम में है करप्शन तो देना पड़ गया। तो X आपने खरीदी, बाई आपने उसमें दलाली दी, लेट सपोज आप 2 साल बाद इसको X प्लस बाई प्लस प्रॉफिट में सेल कर रहे हैं, ठीक, तो सामने वाले को आप क्या जोड़ रहे हैं, बाई नहीं जोड़ेंगे, बाई डैश जोड़ेंगे। आप कहेंगे यार बाई तो हमने तब रिश्वत दी थी, ठीक है, अब तो पहले उसका ब्याज भी जोड़ेंगे तो हो गया बाई डैश, प्लस आप कुछ प्रॉफिट भी जोड़ेंगे। अब सामने वाला फिर से उसको क्या कर रहा है, अपने नाम लिखा रहा, तो फिर वो रिश्वत देगा, कौन सी, मान लिया जेड। तो अब देखिए जो बाई अमाउंट था वो क्या चेंज हो गया, बाई अमाउंट बाई डैश प्लस जेड में, कितने साल बाद, 1 या 2 साल बाद। अब ये जो व्यक्ति नया खरीद रहा है, ये जब तीसरे को बेचेगा तो ये हो जाएगा बाई डेड डैश प्लस जेड डैश। तो ऐसे ये देखिए जो रिश्वत का पैसा है ये क्या है, बढ़ रहा है, और ये क्या कर रहा है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ा रहा है। आप अगर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। तो जो समाज में इन्फ्लेशन दिख रहा है वो बस क्यों दिख रहा है, क्योंकि ये जो लोअर लेवल ब्यूरोक्रेट्स हैं इन्हें हो गई खाने की आदत। तो इसलिए नीचे जो जनता है जो रुपया दे रही है वो प्रोडक्ट की कीमत बढ़ा देती है, क्योंकि उसके पास से तो पैसा जा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इन्फ्लेशन में नजर आने लगता है। तो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिख दिया, आप किसी ने रिश्वत दी है तो वो किसी ना किसी से वसूल तो करेगा ही। Some critical sociologists highlight that bureaucracy also reflects prejudices and biases prevalent in the wider society, hence it is not fully rational।
ये कह रहे हैं आप जो वेबर साहब फुल्ली रेशनल होने की बात करते हैं ऐसी कुछ, लेकिन आपकी ब्यूरोक्रेसी है नहीं भाई साहब। कह रहे हैं क्यों? बोले आपकी ब्यूरोक्रेसी में एक डीएम साहब हैं, वो तो महिलाओं को गाली दे देते हैं, वो महिलाओं के प्रति प्री कंसीव नोशन रखते हैं, तो ये ऐसा कैसे है? वो वेबर साहब पूछ रहे हैं। वेबर साहब कह रहे हैं अच्छा बताइए। वो कह रहा है क्योंकि आपका जो बीएम है, आपका जो ब्यूरोक्रेट है, वो एक सोसाइटी का पार्ट है, और वो सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल सोसाइटी। तो वो एक माइंड सेट लेके आ रहा है वुमेन के रिस्पेक्ट में, प्री कंसीव नोशंस हैं उसके वुमेन के रिस्पेक्ट में। तो इसलिए जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है वो पैट्रियार्कल है, ना कि फुल्ली रेशनल। रेशनल कुछ भी नहीं है। इसके दिमाग में जो प्री कंसीव नोशंस हैं, जो पूरी सोसाइटी का जो कॉमन सेंस है, वो अपने माइंड में लेके आता है। एज ब्यूरोक्रेट्स आर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ब्यूरोक्रेट्स ऐसे तो है नहीं हेवन से आए हैं, कि इन्हीं मेंबर्स से बन रहे हैं, और वो मेंबर्स खुद ही से पहले क्या है? पैट्रियार्कल है। मीन्स आपकी सोसाइटी कैसी है? पैट्रियार्कल। तो उसी सोसाइटी से निकले हुए जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो भी बन रहे हैं पैट्रियार्कल। तो आपकी सोसाइटी, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या हो गई? पैट्रियार्कल ब्यूरोक्रेसी। ये एक बड़ा इसका रिव्यू है। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट देयर शुड नॉट बी मोनोपोली ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन प्रोविजनिंग ऑफ सर्विसेज। ये करें इनकी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए ब्यूरोक्रेट्स की, हर सर्विस यही ना दें तो कौन दे इनके अलावा? एस क्यों ना दे? पहले तो ये देखते हैं। एस दे आर इनकैपेबल ऑफ डिलीवरिंग सर्विस। ये कुछ भी नहीं, ये इनकैपेबल है, मींस ये कैपेबल है ही नहीं, ये पता लग गई। इफिशिएंटली दस नीड टू ब्रिंग सिविल सोसाइटी। तो इनका रिप्लेसमेंट किससे होगा? सिविल सोसाइटी जब बढ़ जाएंगी ब्यूरोक्रेसी कम हो जाएगी। पीपीपी मॉडल लाइए, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ले आइए, तो जो आपकी गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में क्रिटिक क्या कह रहे हैं कि सिविल सोसाइटी, पीपीपी मॉडल, इनकी वजह से आपको ब्यूरोक्रेसी घटती हुई दिखेगी। Hence there is debureaucratization in whole world as against Weber's argument of bureaucracy in all stand। एक तरफ वेबर जो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बढ़ेगी मॉडर्न सोसाइटी में, या रेशनलाइजेशन होगा मॉडर्न सोसाइटी का, इनके क्रिटिक कह रहे हैं वास्तव में होगा डी ब्यूरोक्रेटाइजेशन। क्यों? क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी कुछ कर नहीं पा रही है, तो इसकी जगह सिविल सोसाइटी आ जाएगी, पीपीपी मॉडल आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट, state bureaucracy will ultimately represent interest of ruling class, and state bureaucracy is shaped by a capitalist infrastructure. Its control can only be changed by change in infrastructure। मार्क्सिस्ट कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बस रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है और कैपिटलिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से गाइड होती है। ये कह रहे हैं ये चेंज होगी जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म कर देंगे और कैपिटलिज्म को जब खत्म कर देंगे। मींस मार्क्स अगर देख रहे हैं या मार्क्सिस्ट डिवाइस ऑफ ब्यूरोक्रेसी देख रहे हैं, कब देख रहे हैं? जब आपका कैपिटलिस्ट सिस्टम खत्म हो जाएगा तब ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी। मींस जब कम्युनिज्म आ जाएगा तब शायद ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाए। तो मार्क्सिस्ट क्या देख पा रहे हैं? जब कम्युनिज्म होगा तो ब्यूरोक्रेसी खत्म हो जाएगी। इट इज ए टूल इन द हैंड ऑफ स्मॉल माइनॉरिटी। ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी तो एक टूल है, किसके हाथों में? बुर्जुआ के हाथों में, या हैव्स के हाथों में, या ऑनर ऑफ फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन के हाथों में, टू सर्व द इंटरेस्ट ऑफ रूलिंग क्लास। तो वो टूल बस उन्हीं लोगों के इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है, ना कि सभी के। तो इसमें किसके नहीं कर रहा है? हैव नॉट्स के इंटरेस्ट को सर्व नहीं कर रही है। कौन? ब्यूरोक्रेसी। तो इस वजह से हो कह रहा है एंड परपेचुएट अनइक्वल सोशल ऑर्डर। ये परपेचुएट कर रहा है अनइक्वल सोशल ऑर्डर, जिससे इनइक्वलिटी समाज में बन रही है। किसके बीच में? हैव्स और हैव नॉट्स की वजह से। एज पर मार्क्सिस्ट, अगर इनइक्वल समाज है तो वो उसका एक कारण क्या है? ब्यूरोक्रेसी भी। ऑस्कर वाइल्ड once commented that bureaucracy is expanding to meet the needs of expanding bureaucracy। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगती है। ये कह रहे हैं अगर आपको मॉडर्न सोसाइटी में ब्यूरोक्रेसी बढ़ती हुई भी दिख रही है, मान लीजिए ब्यूरोक्रेसी एक्सपेंड हो रही है, जैसे वेबर कह रहे हैं रेशनलाइजेशन ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, वो कह रहे हैं ये बढ़ रही है, ये गुड गवर्नेंस के लिए नहीं बढ़ रही है, ये कोई जनता के भला के लिए नहीं बढ़ रही है। ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है खुद की डिमांड को पूरा करने के लिए। मैं इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। मान लिया एक टाइम पीरियड T1 है, ये टाइम पीरियड 2000 मान लिया, और एक टाइम पीरियड हो गया 2026 T2। इस टाइम पीरियड में मान लिया ये कोई पूरी कंट्री है जिसमें 1000 ब्यूरोक्रेट थे, ठीक है, 1000। 2026 आते आते ये हो गए 2000। तो आप डायरेक्ट देखेंगे या वेबरियन व्यू से देखेंगे तो आप कहेंगे ये तो रेशनलाइजेशन हो रहा है, ब्यूरोक्रेट्स बढ़ रहे हैं। देखिए रेशनलाइजेशन हो रहा है, इससे क्या पता लग रहा है? मॉडर्न सोसाइटी हो रही, बन रही है धीरे धीरे। लेकिन ऑस्कर वाइल्ड क्या कह रहे हैं? ये 1000 ब्यूरोक्रेट से 2000 ब्यूरोक्रेट हुए हैं, ये प्लस 1000 बस इसीलिए हुए हैं कि इनकी जो नीड्स बढ़ रही हैं ये उस नीड को कैटर कर पाए। जैसे 1000 ये हुए, ठीक है, इन्होंने अपने काम को और स्पेशलाइज कर दिया, मीन्स काम कम करने लगे, लेकिन इनकी तनख्वाहों के लिए कुछ बाबू लोग और चाहिए, इनके आपस में कम्युनिकेशन के लिए कुछ बाबू लोग चाहिए, इनके अकोमोडेशन के लिए कुछ बाबू लोग चाहिए जो इनकी सर्विसेज को मैनेज करेंगे, इनके बैंक अकाउंट्स के लिए कुछ बाबू लोग चाहिए। मीन्स ये जो 1000 बना दिया आपने, इन्हीं को मैनेज करने के लिए और 1000 चाहिए। तो आप समझ रहे हैं ब्यूरोक्रेसी अगर बन रही है तो बस वो अपनी सुविधाओं
के लिए ही बन रही है, अपने को सर्व करने के लिए ही बन रही है, ना कि जनता को या आम आदमी को। ये कह रहे हैं ऑस्कर वाइल्ड। ये मुझे बहुत अच्छा कमेंट लगता है। इट मीन्स दैट दे क्रिएट वर्क फॉर ईच अदर। मीन्स अगर ये 1000 से 2000 हो रहे हैं तो आप समझिए 1000 ने 1000 के लिए काम बना दिया। ये 1000 इसीलिए तो आई, 1000 ने इन्हें कुछ काम दिया। क्या काम दिया यार? तो मेरा बैंक अकाउंट देखो, तो मेरा घर का देखो, एचआरए देखो, मेरी सैलरी का कुछ मैनेजमेंट देखो, टैक्स तुम कैलकुलेट करो, कुछ टैक्स एग्जेम्पशन के बारे में बताओ। मीन्स अपनी ही सर्विसेज में नई नई ब्यूरोक्रेसी आ जाती है। मीन्स अपने सर्विसेज को कैटर करने के लिए या अपनी नीड्स को कैटर करने के लिए। इट मीन्स दे क्रिएट वर्क फॉर ईच अदर। वो बस आपस में ही काम करते हैं, ना कि आम जनता के लिए। इसका एप्लीकेशन क्या है? नो गवर्नमेंट एवर रिड्यूसेस इटसेल्फ इन साइज, गवर्नमेंट प्रोग्राम वंस लॉस्ट नेवर डिसअपियर। ये कह रहे हैं कोई गवर्नमेंट आपको छोटी होती नहीं दिखेगी। मीन्स किसी भी देश में आपको ब्यूरोक्रेसी घटती नहीं दिख रही, बढ़ती हुई दिख रही। तो ये क्या है? ये अपनी नीड को फुलफिल करते हैं सब एक दूसरे से मिलके। और आप देखेंगे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती है गवर्नमेंट, तो उन स्कीम्स में कुछ नए नए ऑफिसर्स चाहिए होते हैं, तो वो स्कीम की वजह से ब्यूरोक्रेसी बढ़ रही है, ब्यूरोक्रेसी की वजह से स्कीम आ रही है। तो स्कीम और ब्यूरोक्रेसी आपस में एक दूसरे को जिंदा किए हैं। स्कीम और ब्यूरोक्रेसी, समझिए, ये इसको बढ़ाए, ये इसको बढ़ाए, एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। तो इससे क्या हो रहा है? ए गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी इज द नियरेस्ट थिंग टू द इटर्नल लाइफ दैट वी विल एवर सी ऑन दिस अर्थ। ये रोनाल्ड रेगन का एक कहना है। तो रेगन साहब कहते हैं कि अगर कोई चीज अमर है डिस्पर्डली चीजों में, अगर कहीं अमर चीज दिख रही है आपको इस पृथ्वी पर, तो वो क्या है? ब्यूरोक्रेसी। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी दिन ब दिन बढ़ी रही है, इसलिए ये इसको इटर्नल लाइफ से करते हैं। एज पर रॉबर्ट मिशेल, ब्यूरोक्रेसी इज बिकमिंग सो डोमिनेटिंग इन डेमोक्रेसी दैट इट रिड्यूस ए डेमोक्रेसी इन लिगलिटी। ये कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी तो डेमोक्रेसी में डोमिनेट हो रही है, लेकिन ये डेमोक्रेटिक बिहेवियर है किसके बीच? जो कुछ गिने चुने लोग हैं उस ब्यूरोक्रेसी में। मींस अगर ब्यूरोक्रेसी डेमोक्रेटिक है, वो बस इसलिए है कि डेमोक्रेसी सरवाइव कर पाए विद इन द ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क। मींस जो कुलीन तंत्र है उसमें डेमोक्रेसी बनी रहे, ये बस ये चिंतित रहते हैं और किसी के लिए नहीं। जेएल नेहरू का एक और अच्छा सा कोट है, वो पढ़ते हैं। इंडियन सिविल सर्विसेज इज नाइदर इंडियन। पहली बात तो ये इंडियन नहीं है। इंडियन क्यों नहीं है? क्योंकि भाई विदेशों ने इसको बनाया, विदेशी ने इसको बनाया या यूके वालों ने इसको बनाया। तो नेहरू साहब क्या कह रहे हैं? ये इंडियन भी नहीं है, नॉर सिविल, ये सिविल भी नहीं है। क्यों? यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है कि लोगों की भलाई के लिए, अच्छे काम के लिए इसको नहीं कर रहे हैं। इसको क्यों लोग ज्वाइन कर रहे हैं? भौकाल हो जाए, स्टेटसबाजी हो जाए, इसलिए लोग इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। इवन जो बन भी गए हैं ब्यूरोक्रेट्स, वो भी लिए मोबाइल रील बना रहे हैं, लिए मोबाइल वीडियो शूट करा रहे हैं, जिससे कि पर्सनल ग्लोरिफिकेशन हो पाए, ना कि कुछ कलेक्टिव वर्क। और ऐसे ही नेहरू कह रहे हैं ना, ये सर्विस है। सर्विस क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बस पावर के लिए लोग आ रहे हैं। तो आप ये जो लाइन है अपने इंटरव्यू में बोल सकते हैं, या जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होगा उसमें बोल सकते हैं कि आप सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। नोट, वी कैन यूज दीज रिव्यूज इन द टॉपिक लाइक रिलेवेंसी ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन मॉडर्न वर्ल्ड, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, एंशिएंट इंडिया, कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो ये जो टॉपिक था आप इन सब सिलेबस टॉपिक्स में यूज कर सकते हैं। गवर्नेंस में आप इसको यूज कर सकते हैं, एथिक्स में आप इसको यूज कर सकते हैं, और ऐसे में तो यूज कर ही सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फ्यूचर ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये बहुत छोटा सा लेक्चर होगा, 10 से 15 मिनट का, फिर इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे प्रोटेस्टेंट एथिक एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो ये बहुत इजी टॉपिक रहेगा आपके लिए, इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मैं बात करना चाहूंगा आपके डाउट क्लेरिफिकेशन के बारे में। आपको कोई डाउट है इस कोर्स में, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को देखिए और उस गूगल फॉर्म में अपने डाउट्स को आप पुट कर दीजिए। एक किसी पर्टिकुलर लेक्चर में जो आपके एजुकेटर होंगे वो उन डाउट्स को एक साथ क्लियर कर देंगे, और उस लेक्चर के बारे में आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा आपके मोबाइल नंबर पर शिक्षा सेतु टीम के द्वारा। अदर देन दिस, आप ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी, जो कि एक इंटरेक्शन पॉइंट होगा सभी स्टूडेंट्स का, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अदर देन दिस, आप इस यूट्यूब चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको आने वाले लेक्चर्स के बारे में पता चलता रहे।